मैं मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस के साथ नहीं हूँ कि वहाँ राष्ट्र की बात करो तो आपका विरोध होने लगेगा, वहाँ सनातन की बात करो लोग आपको टारगेट करें, वहाँ राम की बात करो आपको टारगेट करें। इवन भगवान का होने वाला अवतार जहाँ अवतार लेगा भगवान संभल की पावन धरा पे, वहाँ श्री कल्की धाम के निर्माण की बात जब हम करते थे तो भी हमारा समर्थन नहीं था। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इन्हें महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं कहा जा सकता। और भारत की संसद का उद्घाटन यदि भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का ये मत था कि राम मंदिर के निमंत्रण को नहीं ठुकराना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात कह, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ स्वयं प्रियंका गांधी जी का ये मत था। मैं नाम कोट कर, पूछिए सलमान खुर्शीद से, वो तो एक मुस्लिम है, आप पूछिए सलमान खुर्शीद से, उनका भी मत था कि नहीं ठुकराना चाहिए। आप उनसे आज पूछिए। तो मैंने कहा अब तो मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना है, उसका सम्मान करना है, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रियंका गांधी के साथ तो बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने की, ये जो उन्हें वायनाड भेजा गया ये भी एक साजिश का हिस्सा है। उनकी लॉन्चिंग 10 साल बाद हुई, ये भी साजिश का हिस्सा। क्या कोई कांग्रेस का ऐसा महासचिव बनाएगा जिसे आधी स्टेट दी गई हो? वो प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए। उसी दिन से मेरे निष्कासन की बुनियाद पड़ गई थी और पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के इशारों पर नाचने लगी। तो कांग्रेस दफ्तर वीरान हो गए और राहुल गांधी जी पूरी कांग्रेस को पिछले 15 सालों से अपने घर से चलाते। कांग्रेस पार्टी को पार्टी से प्राइवेट लिमिटेड और फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म में तब्दील करने का जो काम किया है वो तो राहुल जी ने किया है। मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट को कभी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते। किसी भी युवा चेहरे को मेन स्ट्रीम में चेहरा नहीं बनाते। राहुल गांधी जी से ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति कांग्रेस में अगर कोई है तो उसे मारा जाएगा, उसकी प्रतिभा का दमन किया। बस यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस। राहुल गांधी जी और उनकी जो टीम है वो टोटली अराजकतावादी तत्वों को समर्थन करते। जो नेता कहेगा लोकतंत्र मर चुका है और विदेश में जाके कह दो तो रातों रात आप बड़े नेता बन जाएंगे, आपको वर्किंग कमेटी में ले लिया जाएगा, आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि भारत का पक्ष रखने के लिए विदेशों में सब दलों के नेता जाएंगे। उन्होंने शशि थरूर को चुन लिया। देखना शशि थरूर भी जाएंगे एक दिन। हमने कहा कि भाई 370 हटाने का स्वागत करो, ये हमने कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी यही मत था, दीपेंद्र हुड्डा का भी यही मत था, वो अभी भी कांग्रेस में है। सचिन पायलट जी का भी 370 पे जो बयान है वो लगभग ऐसा ही था। तेलंगाना में आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार, कर्नाटक में आपकी सरकार। तो ये तीनों राज्यों में जो सरकारें हैं वो इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के आधार पर आप इस्तीफा दीजिएगा। अगर आप इतने ईमानदार हैं, इंदिरा गांधी का नारा था, कांग्रेस पार्टी का नारा था, जात पे ना पात पे मोहर लगा दो। जो कांग्रेस कहती थी जात पात पे नहीं भाई, वो कांग्रेस आज जातिवाद की बात करती। भगवान का अवतार संभल नामक स्थान पे होगा और उसके आगे भी लिखा है कि जहां भगवान का अवतार होगा वो राम गंगा और गंगा के मध्य में होगा। वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्यों है ये सोचो। इसलिए खिलाफ है क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के लिए अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं। भारत के मूल्यों, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों की बात जो करे तो राहुल गांधी जी के निशाने। एक्चुअली वो हिंदुस्तान को तालिबान के रूप में देखते। हर उस आदमी से वो मोहब्बत करेंगे, हर उस आदमी को तरक्की देंगे, हर उस आदमी का सपोर्ट करेंगे जो भारत को गाली दे, सनातन को गाली दे। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, जो बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत और भारतीय संस्कृति के साथ कहीं रचा जा। मैं जिम्मेदारी से बात, गंभीरता से। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें या आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है। परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने सफल कार्यक्रम आज की डेट में चल रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम जो है उनकी सफलता के पीछे का कारण आप ही हैं। और आपके दो रुख जनता को देखने को मिलते हैं। एक आपका जो एक प्रो कांग्रेस वाला पहला जो आप बीजेपी के विरोध में और कांग्रेस के समर्थन में आप बात करते थे, फिर अचानक से ये हुआ कि आप कांग्रेस के विरोध में आ गए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या कोई वैचारिक मतभेद हुए? कारण क्या है, जरा लोगों को ये समझाइए। क्योंकि पहले मुझे याद है इंटरनेट पे, ट्विटर पे आपको इस बात पे ट्रोल किया था कि आप कांग्रेसी बाबा हैं, ठीक है। अब
अचानक से जो है आप कांग्रेस के खिलाफ भी बात करते हैं, उनकी लीडरशिप के भी विरोध में बोलते हैं, तो इसकी तो थोड़ी कहानी समझाइए। वैभव जी, पहली बात तो यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के विरोध का और समर्थन का सवाल है, तो मैं ना विरोध में था ना समर्थन में। मैं कल भी सच के साथ था, आज भी सच के साथ। और मैं जब कांग्रेस में था, कांग्रेस के कई पदों पे मैं रहा हूँ, और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मैं उस समय के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट था पार्लियामेंट में लखनऊ से। लेकिन पूरे इलेक्शन में मेरे वो सारे भाषण उठा के देखिए आप, उस पूरे इलेक्शन में, जबकि लोकसभा का इलेक्शन था, बड़ा इलेक्शन था, लखनऊ का इलेक्शन था, मेरे किसी भी भाषण में, किसी भी स्पीच में राजनाथ सिंह जी के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जिस कांग्रेस के मैं साथ था वो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही थी। वो कांग्रेस, जो कांग्रेस अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई में दिखाई देती थी। मैं मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस के साथ नहीं हो सकता। कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हरकतें इतनी देश विरोधी हैं कि वहाँ राष्ट्र की बात करो तो आपका विरोध होने लगेगा, वहाँ सनातन की बात करो लोग आपको टारगेट करेंगे, वहाँ राम की बात करो आपको टारगेट करेंगे। इवन भगवान का होने वाला अवतार, जहाँ अवतार लेगा भगवान संभल की पावन धरा पे, वहाँ श्री कल्की धाम के निर्माण की बात जब हम करते थे तो भी हमारा समर्थन नहीं था। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जो कांग्रेस देश के लिए काम करती थी, या जिस कांग्रेस का जन्म, जिस कांग्रेस की उत्पत्ति इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र के लिए हुई थी, वो कांग्रेस राष्ट्र के विरोध का रास्ता अपना चुकी है। तो कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत मनाप ने उनके फाड़ा था। तो ये संबंध विच्छेद होना था, और किसी को, सबको स्वतंत्रता है बोलने की। कोई मुझे पहले कांग्रेसी बाबा कहते थे, अब कांग्रेस के जितने भी सिपह सालार हैं वो 24 घंटे मुझ पर अटैक करते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानते हैं कि ये जो कांग्रेस है ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये जिन्ना की कांग्रेस है? इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इन्हें महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं कहा जा सकता है। और वैभव जी, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं किसी पद से। ये पदों की सियासत मैं नहीं करता कभी। जब मैं कांग्रेस के भीतर था, पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्रियंका गांधी, एक पॉलिटिकल एडवाइजर्स की एक टीम थी, उसमें मैं प्रमुख था, और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो थी उसमें भी मैं था, जिसमें दिग्विजय सिंह जी थे, जिसमें कमलनाथ जी थे, जिसमें शशि थरूर थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जिसमें जनार्दन द्विवेदी थे, जिसमें कमलनाथ जी थे, जिसमें भूपेश बघेल थे, जिसमें सोनिया जी खुद थी, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद थे। उस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मैं मेंबर था। और उदयपुर चिंतन शिविर में जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी तो मैंने उसमें साफ कहा था कि आप भाजपा से लड़ना चाहते हैं या भारत से। और ये बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि जब भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह फैसला लिया कि हम इसका विरोध करेंगे। तो मैंने ये विषय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में उठाया था कि कांग्रेस नेतृत्व को ये फैसला करना होगा कि वो भाजपा से लड़ना चाहते हैं या भारत से। और मैंने ये कहा था कि वो जो संसद बनी है वो भारत की संसद है, वो भाजपा की संसद नहीं है। आप इसका विरोध कर रहे हैं। और भारत की संसद का उद्घाटन यदि भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? मुझे बताओ, ये कौन सा गुनाह किया मैंने? तो इनकी जो हरकतें हैं वो हरकतें ये सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई है।
मतलब जो महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, उनकी कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती है। राम मंदिर के उनको न्योता दिया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है, कांग्रेस पार्टी से कोई जाने को तैयार नहीं होता है। 80% आबादी इस देश की आज भी हिंदू है। तो 80% की कॉन्स्टिट्यूएंसी को इग्नोर करके आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, मतलब ये बात किसी भी तरह से ना तार्किक लगती है, ना एक किसी बेसिक कॉमन सेंस पे खरी उतरती है। तो क्या मतलब एक पॉलिटिकल सुसाइड मोड पे है कांग्रेस पार्टी? वैभव जी, आपकी जो बात है बहुत गंभीर है, लेकिन जो कांग्रेस के अंदरूनी हालात हैं वो वहाँ तर्क का कोई मतलब नहीं है। आपने कहा तार्किक, एक शब्द का प्रयोग किया, वहाँ तर्क नहीं है, वहाँ कुतर्क है। और कुतर्क करने वाले कोई और नहीं है, वो सब राहुल गांधी जी के जो इर्द गिर्द के लोग हैं। उन्हें तर्क से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र का नाम लो, आप उनके टारगेट पे आ जाएंगे। आप एक शब्द यूज करके देखें कांग्रेस में, राष्ट्र। आप बोल के देखें सनातन पे, आप हिंदू शब्द उच्चारित करिएगा तो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है वो। ये भी कुतर्क है। ये भी कुतर्क है। वहां सिर्फ राहुल गांधी जी का एक जो डिक्टेटरशिप है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप नहीं चलेंगे, जो उन्होंने कह दिया बात सही। और ये बात ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे मालूम है, ये बात कांग्रेस के भीतर के बड़े बड़े नेताओं को मालूम है। वो सब जानते हैं। जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया और उसका निमंत्रण आया, तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का ये मत था कि राम मंदिर के निमंत्रण को नहीं ठुकराना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कांग्रेस की सारी बड़ी लीडरशिप इस पे थी। और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ स्वयं प्रियंका गांधी जी का ये मत था। मैं नाम कोट कर रहा हूं। उनका ये मत था कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई और भी बोलेगा इस बात को। और आज भी आप जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप उनसे पूछिए, सीधा पूछिए उनसे। पूछिए आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, पूछिए आनंद शर्मा से, पूछिए शशि थरूर से, पूछिए कमलनाथ जी से, पूछिए सलमान खुर्शीद से। वो तो एक मुस्लिम है। आप पूछिए सलमान खुर्शीद जी से, उनका भी मत था कि नहीं ठुकराना चाहिए। आप उनसे आज पूछिए। राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को जो ठुकराया गया, उस पर लिखा गया अस्वीकार करते हैं, ठुकराते हैं। मेरी बात छोड़ दीजिएगा, मैं तो श्री कल्की पीठ का पीठाधीश्वर श्री कल्की धाम के निर्माण में जुटा हूं। मैं तो आचार्य प्रमोद कृष्ण हूं। मेरी बात छोड़ दीजिएगा। उन नेताओं से पूछिए क्या ये सही था। अगर आपने कैमरा लगा लिया तो वो कहेंगे इस पे नो कमेंट्स, और अगर कैमरा नहीं हुआ तो वो कहेंगे गलत था। वो ये भी कहेंगे। आप सचिन पायलट जी से पूछिए, दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछिए। और बात ये है, मैंने भी बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से जब ये देखा, वॉच किया, ये हो क्या रहा है यहाँ। जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, वैभव जी थोड़ा पीछे जाइएगा, तो हर कांग्रेस का बड़ा नेता टेलीविजन पे बैठ के कहता था कि भाई जब राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तब हम स्वागत करेंगे, जो भी फैसला आए। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि यहाँ मंदिर, तो हम मंदिर मान लेंगे। वो कह देगा मस्जिद, तो मस्जिद मान लेंगे। और ये एक दो नेता नहीं, सब नेता कहते थे, हजारों बार कहते थे, पूरी ऑपोजिशन कहती थी। जब राम मंदिर का फैसला आ गया तो मैंने ये विषय उठाया कि भाई अब तो इसको आप विवादित स्थल नहीं मानते, नहीं मानना चाहिए। पहले कहते थे ये विवादित स्थल, मैं कहता था भाई आप राम मंदिर क्यों नहीं जाते, आप फैजाबाद घूम आते हैं, अयोध्या क्यों नहीं जाते, अयोध्या में भी सड़क से निकल जाते, राम मंदिर क्यों नहीं जाते। कहते थे साहब ये विवादित स्थल है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ये तब भी नहीं गए। तो मैंने कहा कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, और इस देश के मुसलमानों ने भी उसका विरोध नहीं किया। बड़ी बात हुई ना। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आशंकाओं को देखते हुए पूरे देश में अलर्ट घोषित किया गया। लेकिन कोई मुस्लिम संगठन, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन,
कोई इमाम सड़क पे नहीं उतरा। तो मैंने कहा अब तो मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना है, उसका सम्मान करना है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आज तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अयोध्या दर्शन करने नहीं गया, तो इससे ज्यादा बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? जो मैं बोल रहा हूं वो महात्मा गांधी जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो उस महात्मा गांधी की कांग्रेस और आज राहुल गांधी जी की कांग्रेस, कितना जमीन आसमान का अंतर आ गया। वो हर सभा की शुरुआत में राम का नाम लेते थे, राम धुन करते थे, और ये राम मंदिर से परहेज करते हैं। पीछे तुमने क्या किया छोड़ दो, राम मंदिर का फैसला आने में विलंब किया वो छोड़ दो, उसे माफ किया जा सकता है, उसकी माफी दी जा सकती है। राम सेतु के बारे में आपने क्या कहा छोड़ दो, राम जन्मभूमि के बारे में क्या कहा छोड़ दो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सर्वोच्च अदालत ने, मैं ये बड़ा सवाल उठा रहा हूं आपके माध्यम से, पूरी दुनिया इनसे पूछे, आप जिस संविधान की किताब को लिए घूम रहे हैं उस संविधान के द्वारा दी हुई शक्तियों से ही सुप्रीम कोर्ट बना है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना, स्वागत करना, ये आपका दायित्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर वहां बनेगा, और राम मंदिर बना, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका न्योता तक आया। आप न्योता आने से पहले जाते वो तो अलग विषय, न्योता आया उसको ठुकरा दिया। तो ये आपके मन का दुराग्रह बताता है कि आपके मन में कपट है। और भगवान राम चाहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो जो कपटी है, जिसके सोच का दायरा छोटा है, वो भगवान राम को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो भगवान राम को अच्छा नहीं लगता है वो देश की जनता को भी अच्छा नहीं लगता। क्या प्रियंका गांधी की राजनीति को सिस्टमेटिकली सप्रेस किया गया है कांग्रेस में? क्योंकि बहुत सारे हमले, जैसे जो हमारे सूत्र हैं जो कांग्रेस में जिनसे बात होती है, वो कहते हैं कि सोनिया जी राहुल जी के प्रेम में इतनी, पुत्र मोह में इससे इतनी ज़्यादा ग्रसित हैं कि वो प्रियंका गांधी को कभी भी कांग्रेस में राइज नहीं होने देंगी, और प्रियंका गांधी को मेजर पॉलिटिकल रोल नहीं मिलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न उनका पुत्र मोह और राहुल गांधी का जो अपना एम्बिशन है, और एक जो उनकी कोटरी है जिसमें जो मेजॉरिटी है वो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। क्या ये सारी बातें कहाँ तक आपको, क्योंकि आप वहाँ पे सिस्टम का हिस्सा रहें, करीब रहें, तो थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। देखिए, इसमें 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि सोनिया जी का पुत्र मोह है, वो स्वाभाविक है। माँ अपने बेटे से मोह तो करती है, करना भी चाहिए, लेकिन जहां राष्ट्र का सवाल है वहां फिर सब चीजें छोटी हो जाती है। लेकिन यहां नहीं हुआ। सवाल प्रियंका गांधी जी का नहीं है। प्रियंका गांधी के साथ तो बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने के लिए ये जो उन्हें वायनाड भेजा गया, ये भी एक साजिश का हिस्सा है। उनकी लॉन्चिंग 10 साल बाद हुई, ये भी साजिश का हिस्सा है। और जब प्रियंका गांधी को 2019 में लॉन्च किया गया, तो पहली बार कांग्रेस के इतिहास में, यानी कि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी नेता को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और आधी स्टेट का प्रभारी बनाया गया। उन्हें आधी स्टेट का प्रभारी बनाया गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई राष्ट्रीय महासचिव को आधी स्टेट दी जाए, और ये मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं सुना है। फिर उसके बाद जब उन्हें दोबारा महासचिव बनाया गया तो विदाउट पोर्टफोलियो लिखा गया। ये आप किसी कांग्रेसी से टू द पॉइंट बात करके देखिए, कोई नहीं बोलेगा, दाएं बाएं झांकेंगे, कोई नेता नहीं बोलेगा, क्योंकि कांग्रेस में अब नेता कम, नौकर ज्यादा हो गए। कांग्रेस वो पार्टी है जो नेताओं की पार्टी थी, मगर अब नौकरों की पार्टी है। सच नहीं सुनना चाहते, सच बोलने की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। पूछना कि क्या कोई कांग्रेस का ऐसा महासचिव बनाया गया जिसे आधी स्टेट दी गई हो? वो प्रियंका गांधी। क्या कोई ऐसा महासचिव आज तक बनाया गया जिसकी उद्घोषणा में लिखा गया विदाउट एनी पोर्टफोलियो?
और आज भी प्रियंका गांधी के पास पोर्टफोलियो नहीं है। प्रियंका गांधी अकेली ऐसी महासचिव हैं, कोई भी महासचिव उसके आगे लिखा हुआ ये फलानी स्टेट का इंचार्ज, ये युवा मामलों का प्रभारी, ये फलाने मामलों का प्रभारी, ये उसका प्रभारी, ये उस स्टेट का प्रभारी। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो। 2 बात। तीसरी बात, जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहती थी तो उन्हें रोक दिया गया। प्रियंका गांधी, हम लोग चाहते थे कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते, और हमने पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती थी, कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेता, बड़े नेता ये चाहते थे कि मेरे सहित, मैं भी ये कई बार बोल चुका था कि प्रियंका गांधी को फेस बनाया जाए। हम लोग चाहते थे कि प्रियंका गांधी को 2024 में प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस घोषित किया। 2024 में प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया। और पीएसी की मीटिंग में, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में, उदयपुर चिंतन शिविर में मैंने ये बात मीटिंग में कही थी। वहाँ मीडिया नहीं था, वहाँ सब लोग मौजूद थे। सोनिया जी खुद थी, खड़गे जी खुद थे, प्रियंका जी खुद थी, कमलनाथ जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे। आप इन सब नेताओं के नाम कोट कर रहा हूँ। गुलाम नबी आजाद थे तब कांग्रेस में। उनसे पूछिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में ये एजेंडा रखा था, ये प्रस्ताव रखा था या नहीं रखा था। मैंने रखा था ये प्रस्ताव कि प्रियंका गांधी जी को 2024 का प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया जाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जब मैंने ये बात कही कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए, उसी दिन से मेरे निष्कासन की बुनियाद पड़ गई थी। तो मतलब वो दिल्ली दरबार की तरह ही है, मतलब वो जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो भी कह लीजिए, वो स्पीचेस में है, वो भाषणों में है, लेकिन जब बात आती है पार्टी के अंदर जो कार्यशैली है, जो परंपरा, जो नई परंपरा का ने जन्म लिया, क्योंकि हमने राजीव गांधी की भी कांग्रेस देखी है। राजीव गांधी तक भी कांग्रेस पार्टी में वाद विवाद होते थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, वो आर्गुमेंट करते थे, उन्होंने किताबें लिखी हैं अलग अलग लोगों ने। पीवी नरसिम्हा राव तक भी हमने वो परंपरा देखी है कि पीवी नरसिम्हा राव बैठ करके सुनते थे, उनको लोग उल्टा सीधा भी बोलते थे, वो कभी जवाब नहीं देते थे, लेकिन सबकी बात सुनते थे। आप जो दृश्य बता रहे हैं जिस तरह की, तो ये तो दिल्ली दरबार जैसा है कि जहां पना बैठे हुए हैं, बाकी सारे दरबारी हैं और गर्दन झुका करके और सलाम कर रहे हैं बस। देखिए, राहुल गांधी जी से पहले जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस में इनर डेमोक्रेसी थी। राहुल गांधी जी का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा और पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के इशारों पर नाचने लगी, तो कांग्रेस दफ्तर वीरान हो गए और राहुल गांधी जी पूरी कांग्रेस को पिछले 15 सालों से अपने घर से चलाते हैं। घर से कार्यालय नहीं जाते। राहुल गांधी जी कितनी बार कार्यालय गए, उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। पिछले 15 साल में कांग्रेस दफ्तर कितनी बार बैठे, आपको पता चल जाएगा। जब वो कांग्रेस अध्यक्ष रहे तब भी कांग्रेस दफ्तर नहीं बैठते थे। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है या कोई विशेष बात होती है या झंडारोहण करना होता है, कांग्रेस स्थापना दिवस या 15 अगस्त या फिर बस, उनके अलावा तो राहुल गांधी कभी कांग्रेस दफ्तर बैठते नहीं। तो कांग्रेस पार्टी की जो इनर डेमोक्रेसी खत्म की, वो राहुल गांधी जी ने की। कांग्रेस को पार्टी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कांग्रेस पार्टी को पार्टी से प्राइवेट लिमिटेड और फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म में तब्दील करने का जो काम किया है, वो तो राहुल जी ने किया है। और इतना आगे चले गए कि वो नेशनल हेराल्ड का जो मुकदमा है, वो इसी दिशा में बढ़ा हुआ कदम है कि पार्टी मेरी, मैं पार्टी का मालिक, तभी पार्टी के फंड्स को इधर से उधर करने का फैसला हुआ। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, मुकदमा चल रहा है। लेकिन जब हम समझेंगे कि ये पार्टी में हम कार्यकर्ता हैं तब की स्थिति में, और जब हम समझेंगे ये पार्टी हमारी जागीर है तब की स्थिति में, हम पार्टी को, पार्टी फंड को, पार्टी के सिद्धांतों को अपनी इच्छा पर कुर्बान नहीं कर सकते, अपनी जिदों पर कुर्बान नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी जी ने पार्टी को अपनी जिद पर, जिसको वो नापसंद करते हैं वो पार्टी में नहीं रह सकता, उसे छोड़ना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, हमने सुना बहुत अच्छी दोस्ती थी, जितिन प्रसाद, अशोक चौहान, ये सब ऐसे थोड़ी अलग हो गए।
और ये तो मास लीडर्स थे, अपनी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ग्राउंड के पॉलिटिशियंस थे, जमीन से जुड़े हुए थे, अपनी कम्युनिटी, अपनी आप कॉन्स्टिट्यूंसी। पूछिएगा उन्हें कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर चीफ मिनिस्टर हो जाते तो राहुल गांधी जी को थ्रेट हो जाते, देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ती। आप पूछिए सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? किसने रोका? किसने रोका? पूछो तो सही, किसने रोका? क्यों रोका? और मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट को कभी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि लोग ऐसे थे कि उन्होंने ये कहा कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते किसी भी युवा चेहरे को मेन स्ट्रीम में चेहरा नहीं बनाने। वही हाल प्रियंका गांधी का है। तो प्रियंका गांधी अकेली शिकार नहीं हुई षड्यंत्र की। प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब शिकार, गौरव गोगोई, सब शिकार। अब जो सच बोलेगा तो उसकी विदाई तय है। आप सबसे पूछिए, मैं तो हैरान हूं ये लोग बोलते क्यों नहीं। आरपीएन सिंह जी से पूछिए किसी दिन कि अंदर के हालात क्या हैं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहिए, खुल के बात तो करें। आप कहना आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने ये बात कही है आपके बारे में कि आपको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, किसने रोका? यही भय है कि राहुल गांधी जी से ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति कांग्रेस में अगर कोई है तो उसे मारा जाएगा, उसकी प्रतिभा का दमन किया जाएगा। बस यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी में एक शुचिता और सभ्यता की गिरावट भी हम देखते हैं। जैसे चौकीदार चोर है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का नारा देना, मुझे नहीं याद है इतने बड़े बड़े करप्शन हुए मनमोहन जी की सरकार में, बड़े बड़े स्कैंडल हुए उस समय भी। मुझे नहीं याद है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से या संघ परिवार की ओर से कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए किया गया हो। 2G घोटाला, CWG, पूरी फहरिस्त है। लेकिन उस समय भी शुचिता और भाषा की मर्यादा को जो है उसका उल्लंघन नहीं किया गया। हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक कल्चर है, राहुल जी चौकीदार चोर है का नारा देते हैं, वैसे ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया मीडिया के सामने कैमरे के ऊपर, अपनी खुद की एक पार्टी के एक युवा नेता के बारे में, और वो अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस जाति से वो आते हैं और जिस जाति की वो राजनीति करते हैं, उसके वो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता है राजस्थान में, तो उनके बारे में इस तरह की बात करना, तो ये कांग्रेस में एक कल्चर सा शुरू हो गया। केरला कांग्रेस तो सारी हदें पार कर चुकी है। वो तो जैसे जैसे वो ट्वीट करते हैं, जिस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, जैसे आपने, मुझे याद है आपने एक ट्वीट किया तो लिख दिया गया कि ये जो बोल रहे हैं ये पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। तो केरला कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से जब ट्वीट होता है तो उस पर हमने कभी कोई ट्वीट नहीं देखा। देखिए, वहाँ एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ कि जो नरेंद्र मोदी जी को गाली देगा उसकी पदोन्नति की जाएगी। और जहाँ तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के वार्तालाप का सवाल है, तो अशोक जी ने जो पायलट साहब के लिए बोला, सचिन पायलट के लिए बोला, तो वो एकदम गलत था। लेकिन अच्छी बात यह है कि सचिन पायलट ने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। हाँ, उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका, आज तक नहीं दिया। ठीक है, लेकिन सचिन पायलट की पीठ में छुरा भोंकने का काम क्यों किया गया? क्योंकि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनने से इसलिए रोका गया तो राहुल गांधी को थ्रेट है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का फेस इसलिए नहीं बनाया गया कि राहुल गांधी जी को थ्रेट है अपनी बहन से। बिल्कुल सगी बहन है उनकी, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेम भी करती हैं अपने भाई से। लेकिन वो उनकी बहन है, उसका प्रिविलेज उन्हें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा तबका, कार्यकर्ताओं का हुजूम ये चाहता था, आज भी चाहता है कि प्रियंका गांधी जी को कमान दी जाए, लेकिन बोले कौन? तो प्रश्न ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी एक संस्कारवान पार्टी, उसका एक मर्यादा, शुचिता जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें बहुत बहुत बड़े नेता दिए, बहुत बड़े नेता दिए कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन आज वो कांग्रेस नहीं है, यही तो सवाल है। तो राहुल गांधी जी और उनकी जो टीम है वो टोटली अराजकतावादी तत्वों को समर्थन करती है। मैं आपको कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बनने का एक बहुत सरल फॉर्मूला बताता हूँ। आप 5-7 दिन सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को गरियाना शुरू कर दीजिएगा,
हो सकता है आपके ऊपर 1-2 मुकदमा बन जाए, आप और गाली देना शुरू कर दीजिएगा, आरएसएस को गाली देना शुरू कर दीजिएगा। आप आरएसएस को कहिए राष्ट्र विरोधी संगठन है, तो बैन होना चाहिए। आप कहिए आरएसएस को बैन करिएगा। हफ्ते 10 दिन के बाद राहुल गांधी जी की टीम आपको बुलाएगी, राहुल जी से मिलाएगी और आपको कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उसके ये सब उदाहरण है। जो नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस को बेमतलब, जो राम मंदिर के खिलाफ बोलेगा वो कांग्रेस में बड़ा नेता हो जाएगा। जो राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा, जो कहेगा कि इस देश का लोकतंत्र मर गया है, जो नेता कहेगा लोकतंत्र मर चुका है और विदेश में जाके कह दो तो रातों रात आप बड़े नेता बन जाएंगे। आपको वर्किंग कमेटी में ले लिया जाएगा, आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, आपको कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाएगा, किसी प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। आप हिंदू संतों को गाली दीजिएगा, आप भगवा को गाली दीजिएगा, आप भारत की संस्कृति को गाली दीजिएगा, आप भारत माता को गाली दीजिएगा, उनके प्रिय हो जाएंगे। ये क्या है? इसीलिए मैंने कहा था कि आप भारत से लड़ना चाहते हैं या भाजपा से लड़ना चाहते हैं? आप राम से लड़ना चाहते हैं, राष्ट्र से लड़ना चाहते हैं? आप भारत की संसद का विरोध करते हैं, 370 हटाया जाता, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसका विरोध करते हैं। राम मंदिर का फैसला था, आप राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते हैं। सारी चीजें, सवाल है कि आप विरोध में हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि भारत का पक्ष रखने के लिए विदेशों में सब दलों के नेता जाएंगे। उन्होंने शशि थरूर को चुन लिया। देखना, शशि थरूर भी जाएंगे एक दिन। किस दिन जाएंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन की शुरुआत भी, निष्कासन हुआ नरेंद्र मोदी जब कल की धाम आए। प्रधानमंत्री जी के आने पर उन्हें मैं निमंत्रण देने गया, लेकिन उसकी जो बुनियाद है, उसका ताना बाना बुना जाना तो पहले से शुरू हो गया था। जब मेरे ये बयान आए, भारत की संसद है, भी भारत का प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेगा, भारत की संसद का विरोध मत करो। मैंने कहा 370 हटाना एक बहुत बड़ा फैसला है, देश के हित में है, राष्ट्र को एक होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता का मैसेज जाना चाहिए। हमने कहा कि भाई 370 हटाने का स्वागत करो, ये हमने कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी यही मत था, दीपेंद्र हुड्डा का भी यही मत था, वो अभी भी कांग्रेस में है। सचिन पायलट जी का भी 370 पे जो बयान है वो लगभग ऐसा ही था, लेकिन नहीं माना गया। तो जो अब एक बात, 2 बात, 3 बात, आदमी एक बार गलती कर सकता है, 2 बार कर सकता है, बार बार उसको गलती नहीं कहेंगे, वो षड्यंत्र का हिस्सा है। तो राहुल गांधी और राहुल गांधी जी की टीम जो बात कर रही है ना, कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है राम राम साहब? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना आपने? कभी उनकी सारी स्पीच निकालो ना आप, कभी उन्होंने कहा भारत माता की जय? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कभी उन्होंने कहा वंदे मातरम? ये वंदे मातरम तो भाजपा ने नहीं बनाया। भारत माता की जय का नारा भाजपा ने नहीं बनाया, ये भारत का नारा है। भारत की सशस्त्र सेनाएं नारा लगाती है। वंदे मातरम भारत का नारा है। इस नारे को लगा कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। आप मुझे एक भाषण दिखाइए राहुल जी का। अब ये बात, जब ये ऑन एयर होगा आपका प्रोग्राम, तो मेरे ऊपर गाली देने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस के सभी नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं। आज उन सभी नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं जो कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और जो आज भी कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर हैं। राहुल जी की एक स्पीच बताओ जिसमें उन्होंने कहा हो वंदे मातरम। एक स्पीच बताओ जिसमें उन्होंने कहा हो भारत माता की जय। एक स्पीच बताओ या कोई इंस्ट्रक्शन बताओ जिसमें उन्होंने कहा हो राम राम साहब, राम राम जी। एक बताओ। तो जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री को रोज गाली देता है, कभी चोर बताता, राफेल चोर, चौकीदार चोर, तो चौकीदार चोर का जो नारा है ये किसने इजाद किया? ये राफेल चोर का नारा किसने इजाद किया? ये उन्होंने ही इजाद किया जो आज वोट चोर का नारा इजाद कर रहे हैं। अब सारे देश में वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अगर इलेक्शन कमीशन वोट चोर है या इलेक्शन कमीशन बेईमान है, तो आप लोकसभा के अंदर कैसे जाते हैं? आप लोकसभा के सदस्य हैं,
तेलंगाना में आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में आपकी सरकार है। तो ये तीनों राज्यों में जो सरकारें हैं वो इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के आधार पर आप इस्तीफा दीजिएगा। अगर आप इतने ईमानदार हैं, आप कर्नाटक से तेलंगाना से, हिमाचल प्रदेश की सरकारों का इस्तीफा कराइए, खुद लोकसभा से इस्तीफा दीजिएगा, फिर लड़ाई लड़िए सड़कों पे, कहिए कि हाँ इलेक्शन कमीशन चोर है। आप इलेक्शन कमीशन को चोर भी कहेंगे और उसके द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के आधार पे लोकसभा के सदस्य भी रहेंगे, सरकारें भी चलाएंगे। ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल पे, ये जो वोट चोर का नारा है, ये भी, इसका हश्र भी वही होगा जो चौकीदार चोर का हुआ। जो चौकीदार चोर का जो नारा था उसका हश्र देखा 2019 में, इसका भी वैसे ही होगा। ये जो राहुल गांधी के करीबी लोग हैं जो उनको बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ये गाली दे रहा है तो उसको लेके पहुंच जाते हैं उनको मिलाने के लिए, प्रधानमंत्री को जो भी गाली देता है, इन लोग का मैं उनका नाम नहीं जानना चाहता, लेकिन इनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये लोग कौन है, मतलब क्या ग्राउंड से आए हुए लोग हैं, विदेशों में पढ़ के आए हुए लोग हैं? क्योंकि एक हमारे यहाँ पे एक ये भी कल्चर है ना कि आप हार्वर्ड से या कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं तो आप वामपंथ में इतना ज़्यादा लिप्त हो चुके होते हैं कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं भारत की वो आपको दिखाई नहीं देती। जो भारत की जो भावना है, जो जनता की जो भावना है, आत्मा के आप के ऊपर आपका हाथ नहीं होता, लेकिन आप बस वो एक जो टेम्पलेट, वेस्टर्न टेम्पलेट है, उसको आप भारत पे चिपकाना चाहते हैं जो नहीं चिपकता है। देखिए, कहीं पढ़ने से हमारे संस्कार खत्म नहीं हो जाते। बिल्कुल। बीमारी तो यह है कि इनमें संस्कार ही नहीं है, उनकी पूरी टीम में। और ये वामपंथी भी इस देश में बहुत बहुत बड़े नेता हुए, उनका भी कोई जमीर था, उनका भी कोई कैरेक्टर था, उनके भी कुछ प्रिंसिपल थे। इनके कोई प्रिंसिपल ही नहीं। जो इंदिरा गांधी को गाली देते हैं उनको बस मोदी को गाली देना चाहिए। ये नफरत की आग में जल रहे हैं। इनको लगता है, अरे आचार्य जी, तो नफरती तो ये बीजेपी को और हमारे आप जैसे लोगों को कहते हैं कि नफरती लोग हैं। ये वर्ड उन्होंने कॉइन किया, ये नफरत की राजनीति करते हैं, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि मोहब्बत की दुकान होती नहीं। इन्हें यही नहीं पता। और जहां दुकान है वहां मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं। दुकान पे तो सौदा बिकता है साहब। इन्हें पता ही नहीं है भारत की संस्कृति के बारे में। इन्हें मालूम नहीं है भारत की सभ्यता, संस्कार क्या होते हैं। तो इन्हें कुछ नहीं पता, भारत की परंपराओं का मजाक बनाते हैं। और मैं पहले सोचता था कि एक कोठरी है जो एक चंडाल चौकड़ी है, वो इन्हें दिग्भ्रमित करती है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों? अब मुझे लगता है कि उन तमाम कालनेमियों का चुनाव जो करते हैं वो स्वयं कालनेमी है। तो जो जैसा चाहता है वैसा ही सिलेक्शन है। तो मुझे लगता है कि बीमारी बहुत गहरी है और इस बीमारी का कोई इलाज मुझे अभी नजर नहीं आता। जिसकी वजह से पार्टी हारती है, पार्टी की हार के जो जिम्मेदार हैं वही हार की समीक्षा करते हैं। ये कहीं देखा आपने? जो कत्ल करे वही मुंसिफ हो जाए, ये तो कहीं नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस में है कि कांग्रेस पार्टी की जो बर्बादी के जिम्मेदार हैं, जो फैसले ले रहे हैं, भाई कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? भाजपा नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी की बर्बादी के जिम्मेदार तो कांग्रेस के वो नेता जो कांग्रेस के फैसले करते हैं। लेकिन जिनके फैसलों से कांग्रेस गर्त में गई है, जिनके फैसलों से कांग्रेस खत्म हो रही है, जिनके फैसलों से कांग्रेस राष्ट्र विरोधी रास्ते पर जा रही है, वही समीक्षा कर रहे हैं। अपने फैसलों की समीक्षा कौन करेगा? यही कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेस
जो कभी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कांग्रेस जो इतने बड़े बड़े नेताओं की पार्टी थी, जिस पार्टी में लाल बहादुर शास्त्री रहे, जिस पार्टी में बड़े बड़े विद्वान रहे, आज वो पार्टी मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गई है। जो मूर्धन्य नेताओं की पार्टी थी, वो महामूर्खानंदों की पार्टी बन गई। दुर्भाग्य है। संभल पे हम आए, कल की धाम पे। उससे पहले एक आखिरी सवाल कि ये जो वर्तमान स्वरूप है, इसमें आपने कह दिया कि आपको कोई बेहतरी जो है आपको नज़र नहीं आती, ये की चीज़ें इससे थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। और हम ये देखते हैं कि रीजनल पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी है, उनके भी नेता अखिलेश यादव भी पहले इस तरह की बातें कर जाते थे जिसका राजनीतिक नुकसान होता था। हाल में हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल में अखिलेश यादव ने बहुत खुद को चेंज किया है। और अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया। उनको पता था कि इसका जवाब हाँ मैं दूंगा तो भी मेरा नुकसान होगा, और ना मैं दूंगा तो भी दूसरा वोट बैंक मेरा जाएगा। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं पड़ी लकड़ी नहीं लेता। ठीक, ये दिखाता है कि अखिलेश यादव मैच्योर हो रहे हैं राजनीतिक रूप से। उनको पता है कि किन विषयों पे चुप रहना बेटर है, इससे कि आप कुछ बोलें, उस पर कोई टिप्पणी करें। लेकिन वो चीज़ हमको, वो मैच्योरिटी नहीं दिखती है राहुल गांधी में। तो रीजनल पार्टी जो हैं, जो फैमिली रन एंटरप्राइज हैं, सबको पता है, वहाँ पे भी अगर लोग मैच्योर हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनको वो भी एनालाइज कर रहे हैं कि हमको किन चीज़ों से नुकसान हो रहा है, किससे फ़ायदा हो रहा है, तो ये चीज़ें इनको क्यों नहीं दिख रही हैं? और ये जो इंडी अलायंस का ये जो पूरा कबाल बनाया गया, अच्छा जिसकी दिमाग की उपज थी वो भी एनडीए में है, जिसने बनाया जाके वो भी एनडीए में है, दोनों आज एनडीए में है। और इंडी अलायंस को लेकर के राहुल गांधी अलग अलग शगुफे लेके निकल जाते हैं। कभी किसान आंदोलन हो गया जी, कभी अब ये कहते हैं कास्ट सेंसस कराइए नेशन वाइड, और कितने ब्यूरोक्रेट किस जाति से आते हैं आप ये बताइए। तो अब एक जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट राजनीति जो स्टैब्लिश्ड है, अब वो फुल फ्रंट लाइन पे। राजीव गांधी कहते थे कि कुछ भी हो जाए कास्ट सेंसस नहीं होने दूंगा, अब बेटा कहता है कास्ट सेंसस पे राजनीति करेंगे। देखिए, आपने दोनों बातें कह दी। हाँ, आपके सवाल में जवाब भी छिपा है। इंदिरा गांधी का नारा था, कांग्रेस पार्टी का नारा था, जात पे ना पात पे मोहर लगा दो हाथ पे। जो कांग्रेस कहती थी जात पात पे नहीं है भाई, वो कांग्रेस आज जातिवाद की बात कर रही है। जातिवादी राजनीति इस देश के लिए जहर है। और मैं इस बात को कल भी कहता था, आज भी कह रहा हूं। जो भारत में पैदा हुआ और जो भारतीय मूल्यों और भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत की परंपराओं का निर्वहन कर रहा है, वो भारतीय है। हम सब एक हैं। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सब बेकार की बात है। जिसमें जिस काबिलियत होगी, जिस दिए में जान होगी, वो दिया रह जाएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। डॉक्टर कुंवर बेचन ने पंक्तियां लिखी कि वो जिसमें लौ है अंधेरों में और चमकेगा, वो जिसमें लौ है अंधेरों में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो। तो कांग्रेस पार्टी आज किस जगह आ गई है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो कांग्रेस के नेता जातिवाद की राजनीति के खिलाफ थे, आज वो कांग्रेस जातिवादी राजनीति में आ गई। इन्हें सत्ता चाहिए, कीमत कुछ भी हो। अगर अब देखिए ना, अगर कोई हिंदी की गाली देता है ये खुश होते हैं। भाषा के नाम पे तोड़ो, जाति के नाम पे तोड़ो, अगड़े पिछड़े के नाम पे तोड़ो, धर्म के नाम पे तोड़ो, तोड़ो, देश को तोड़ो। क्योंकि अगर देश एक रहा तो ये मोदी को नहीं हरा पाएंगे, ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए देश के टुकड़े करो। बड़ी बात कर रहे हो आप। मैं कभी छोटी बात नहीं करता। देश को तोड़ो, किसी भी तरह से तोड़ो। ये आज जो मैं बात कर रहा हूं, ये आप देखना 10-20 साल बाद, 25 साल बाद इस पे बहुत सी बातें होंगी, लेकिन ये याद रहेगी बात। इनका कोई किसी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं। ये वामपंथियों की भी नहीं है। अखिलेश यादव
बहुत मैच्योर बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव बहुत जीनियस पॉलिटिशियन है, बहुत लेबोरियस है। कल्की धाम के निर्माण पे उन्होंने पाबंदी लगाई उनकी सरकार ने। मैं उनका उस दृष्टि से एक तरह से वैचारिक विरोधी हूं। श्री कल्की धाम का निर्माण, श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई उन्होंने, जिसका पिछले वर्ष शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से। मैं अब उसी पे आ रहा हूं, मेरा सवाल यही है। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी का सम्मान करता हूं, उन्हें स्नेह भी करता हूं, उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं। उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत तगड़ी है, लेकिन राहुल गांधी जी का जो वायरस है बहुत खतरनाक है। इतनी बड़ी पार्टी का सत्यानाश करने में 15 साल लगे उनको कुल। अखिलेश जी को थोड़ा सोचना चाहिए। तो अब श्री कल्की धाम पे आ जाते हैं। एक तो संभल को लेकर के, संभल जितना पिछले 1-1.5 साल में खबरों में रहा, आप तो श्री कल्की धाम को लेकर के बहुत लंबे समय से आप कार्यरत थे और वहां पे आप पीठाधीश्वर भी हैं। अचानक से जब आपने देखा कि संभल को लेकर के भी इस देश में एक चर्चा शुरू हुई, जहां पे आप इतने सालों से लगे हुए थे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या आया? कि क्या आप ये मान रहे थे कि ये क्योंकि अवतरण होना है, कार्य कहीं से शुरू होना था, तो वो अब शुरू हो गया? और इसके ऊपर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है कि जी जामा मस्जिद जो संभल की है वहीं पे अवतरण होगा क्या, वहीं पे क्यों चाहिए? ठीक है, तो अच्छा, 2 इस पे मेरे छोटे छोटे सवाल है। एक, जहां पे भी मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण है, वहां पे सबको अचानक से हॉस्पिटल चाहिए, वहां पे वृद्धाश्रम चाहिए, वहां पे वो पब्लिक वेलफेयर का काम होना चाहिए, इस तरह की बहस शुरू हो जाती है। और संभल का महत्व क्या है, संभल की सिग्निफिकेंस क्या है, वो थोड़ा समझाइए। देखिए, जो लोग ये अस्पताल मांगते हैं और स्कूल मांगते हैं, इनका स्कूल अस्पताल से कोई मतलब नहीं है। इनका मकसद है मंदिर को रोकना। भगवान कल्की के अवतार और भगवान कल्की के विषय में बताऊं, पुराणों में ये लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, जिसको भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी कहा गया है, वो जहां होगा उस स्थान को संभल के नाम से जानेंगे। ये पुराणों में लिखा है, भविष्य पुराण में, कल्की पुराण में, स्कंद पुराण में और श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। पुराण मैंने तो लिखा नहीं, श्रीमद् भागवत मैंने तो लिखी नहीं, हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया है। संभल मेंशन है, संभल ग्राम, संभल के एक गांव में, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में, भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? कब होगा इसके बारे में लिखा, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम् संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो भगवान का अवतार संभल नामक स्थान पे होगा। और उसके आगे भी लिखा है कि जहां भगवान का अवतार होगा वो राम गंगा और गंगा के मध्य में होगा, गंगा और राम गंगा के मध्य में होगा। और जिस स्थान पे भगवान का अवतार होगा उसकी परिधि लगभग 48 किलोमीटर होगी, 3 योजन होगी, यानी 24 कोस होगी। 24 कोस का मतलब 48 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर के रेडियस में गंगा और रामगंगा के मध्य उस भूमि का चयन हुआ जहां श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ। 18 साल पहले हमने ये बात उठाई कि जहां भगवान आए हैं वहां धाम बने, जहां भगवान आया वहां मंदिर तीर्थ धाम बना, जहां भगवान आएगा वहां धाम बनना चाहिए। और जब हम कहते हैं भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है इस सृष्टि का अंतिम अवतार, इसका मतलब है इस सनातन का अंतिम अवतार। क्योंकि अब शास्त्र दोबारा तो लिखे नहीं जाएंगे, न वेदव्यास दोबारा आएंगे लिखने।
तो भगवान श्री कल्कि नारायण का अवतार का मतलब इस सृष्टि का, इस सनातन का अंतिम अवतार। तो जहां भगवान का अंतिम अवतार आएगा वहां धाम बनना चाहिए। हमने ये घोषणा करी, जैसी घोषणा की सरकारों ने पाबंदी लगा दी। हम 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक, हम 17 साल लड़े, सरकारें बदलती चली गई, पाबंदी नहीं हटी। तमाम फैनेटिक ताकतें थी जो चाहती थी कि श्री कल्कि धाम का निर्माण ना हो। लेकिन अगस्त के महीने में 2023 में श्री कल्कि धाम के निर्माण पे लगी सभी पाबंदियों को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने हटा दिया और श्री कल्कि धाम के निर्माण पे लगी हुई पाबंदी हटा दी गई। उसके बाद हमारे 18 साल के संघर्ष को, हमारी 18 साल की तपस्या को, हमारी 18 साल की लड़ाई को, जो सनातन की लड़ाई थी, जो धर्म की लड़ाई है, जो हमारी आस्था की लड़ाई है, उसको शक्ति देने का काम इस देश में अगर किसी नेता ने किया तो वो नरेंद्र मोदी है। मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी से जब कहा कि जहां भगवान आएगा वहां हम कल्कि धाम बनाना चाहते हैं उनके आने से पहले, और उसका शिलान्यास आपके कर कमलों द्वारा कराना चाहते हैं। तब आप कांग्रेस में थे? तब मैं कांग्रेस में था, आई वाज इन कांग्रेस। मैं ऑफिशियली पॉलिटिकल एडवाइजर था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर था, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था, और पूरे देश में हिंदू संत के रूप में कांग्रेस का चेहरा था मैं, सारे देश में। तो प्रधानमंत्री जी की विराटता है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम पहले कांग्रेस से इस्तीफा दो जब मैं आऊंगा। उन्होंने नहीं कहा, और उन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैंने उनसे आग्रह किया कि चूंकि भगवान जहां भगवान आए अयोध्या में, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में आए, तो उनके सारे काम आपने अपने हाथों से किए। तो जहां भगवान आया उनके काम आपने किए, तो जहां भगवान आएगा उनके काम भी आप अपने हाथों से करें। यह हमारी इच्छा है, हमारी भावना है। नरेंद्र मोदी जी ने मेरा आग्रह स्वीकार किया और पिछले वर्ष 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम आके श्री कल्कि धाम का भूमि पूजन किया, अपने हाथों से आधारशिला स्थापित। आज श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। श्री कल्कि धाम का भव्य और दिव्य निर्माण हमारा प्रयास है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 4 साल में पूरा हो जाए। एक भव्य और दिव्य श्री कल्कि धाम बन करके तैयार हो। आप जहां पे कल्कि धाम बना रहे हैं वो तो कोई विवादित जगह नहीं थी, वहां कोई विवादित ढांचा नहीं था, आपने तो वो जमीन ली होगी। तो वहां पे किस बात से आपत्ति थी कि भाई अगर आप तो जामा मस्जिद के ऊपर कल्कि धाम बनाने की बात नहीं कर रहे थे, जो संभल की जिसके ऊपर सारा विवाद चल रहा है, भाई वो मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। 1524 से 1529 तक, 1526 से 1529 तक कुछ प्रमुख मंदिरों को तोड़ा गया। उनमें संभल का मंदिर भी तोड़ा गया, जो हर मंदिर है वहां, हर मंदिर था, उसके वहां अवशेष हैं, वो तोड़ा गया। मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। मस्जिद बनाने के लिए जमीन तो कम नहीं थी, जमीन तो बहुत थी उस समय, खाली थे सब, तो क्यों तोड़ा गया? अयोध्या का मंदिर क्यों तोड़ा गया? ये हमारी आस्था पे हमला था। कुछ फैनेटिक ताकतें हिंदू आस्था को खत्म करना चाहती थी। उन्होंने कहा जहां भगवान आया, जैसे तुम भगवान कहते हो, लो ये भी तोड़ दिया। तुम कहते हो यहां भगवान आएगा, पुराण कहता भगवान आएगा। पुराण तो 500 साल पहले भी थे ना। कि तुम कहते हो संभल में भगवान आएगा, यहां भी कोई मंदिर है, इसे भी तोड़ो। वो मस्जिद बन गया। लेकिन श्री कल्कि धाम के निर्माण पे जो पाबंदी लगी उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण ही नहीं था, कोई तर्क ही नहीं था। हम ये नहीं कहते कि आप जामा मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दो, लेकिन जो सच है उसको तो स्वीकार करो। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, अब ये मामला भी कोर्ट में है। लेकिन जहां श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ है वो तो निर्विवाद भूमि थी। वही मैं कह रहा हूं, वो भूमि तो 1-1 इंच खरीदी हुई थी। तभी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला दिया कि ये तो आर्टिकल 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। यदि भूमि का कोई डिस्प्यूट नहीं है और वो भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं तो उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए।
लेकिन रोका गया। क्यों रोका गया? इस देश में ये जो फैनेटिज्म है, ये सेपरेटिज्म को जन्म दे रहा है, और फैनेटिज्म से सेपरेटिज्म पैदा होता है, और ये सेपरेटिज्म एक दिन टेररिज्म में तब्दील हो जाता है कि साहब मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बना सकते, श्री कल्कि धाम नहीं बना सकते। अरे भाई क्यों नहीं बना सकते? धर्म हमारा, धन हमारा, आस्था हमारी, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा। आप कौन होते हैं? हमारी भावना को और हमारे इन सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने अपने हाथों से शिलान्यास किया। मैं आपको भी श्री कल्कि धाम आने का निमंत्रण देता हूं। बिल्कुल। और आपके इस प्लेटफॉर्म से लाखों करोड़ों लोग जो देखेंगे, उन सबसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, एक बार उस भूमि पे आए जहां भगवान का अवतार होगा, और उनके अवतार से पहले श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। एक बार जरूर आए, उस भूमि की रज को अपने माथे से लगाएं, और संभव हो तो एक ईंट अपने हाथों से स्थापित करें। मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शक जो है वो जरूर जाएंगे और एक ईंट अपने हाथ से, देखिए एक एक ईंट करके ही राम मंदिर बना। और मुझे याद है गांव से लोगों ने ईंटें जो है वो भेजी थी अपने अपने गांव से, भाई एक ईंट हमारे लिए। और वो पूरा आपने देखा था, पूरा जब वो ढांचा था, जब वो गिरा हुआ, और वहाँ पे जो पूरा बिल्डिंग मटेरियल जो सारा पड़ा हुआ था, पूरे देश आया हुआ था, और वहाँ सालों तक रखा रहा और लोग देखते थे। और एक आखिरी सवाल संभल के विषय में ही, संभल का आप भविष्य क्या देखते हैं? और हमने देखा कि इस देश में बहुत सारे विवाद होते हैं, लेकिन राहुल जी कहीं नहीं जाते। लेकिन संभल में जब पुलिस ने कार्रवाई की, जब पुलिस के ऊपर हमला हुआ, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, तो उसके बाद वहाँ पे एक विवाद हुआ, और उसमें राहुल जी जो है वो दिल्ली से तुरंत निकले वहाँ जाने के लिए, उन लोगों से, उनके परिवार से मिलने के लिए जो लोग पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे थे, लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर, कानून व्यवस्था बनाने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाने वालों से मिलने जा रहे थे। तो अब देखिए घुमा फिरा करके संभल में भी हम सेम पॉइंट पे आ गए। देखिए बिल्कुल, राहुल गांधी जी का जो खेल है वो तो खुला हुआ है। ये तो देश की जनता को सोचना है। कुछ अंधों को दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ को लग रहा है कि तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, कुछ को लग रहा है ये आचार्य प्रमोद कृष्णम के खिलाफ है, कुछ को लग रहा होगा ये किसी के खिलाफ है। ना, बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्यों है ये सोचो जरा। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के लिए अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं। भारत के मूल्यों, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों की बात जो करेगा वो राहुल गांधी जी के निशाने पे होगा। और जो भारत को गाली देगा, आप तो कह रहे हो कि वो संभल में गए, पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाने वालों को घर गए, अभी इंतजार करो, वो आतंकवादियों के घर भी जाएंगे। राहुल जी वो संभल में कभी श्री कल्कि धाम नहीं आएंगे, वो अयोध्या में राम मंदिर नहीं आएंगे। इफ्तार पार्टी तो करते हैं, वो टोपी भी पहनते हैं, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। एक्चुअली वो हिंदुस्तान को तालिबान के रूप में देखना चाहते। हर उस आदमी से वो मोहब्बत करेंगे, हर उस आदमी को तरक्की देंगे, हर उस आदमी का सपोर्ट करेंगे जो भारत को गाली देगा, सनातन को गाली देगा, भगवा को गाली देगा। इसे भाग्य की विडंबना कहो या कोई षड्यंत्र, इट मे बी कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो, क्योंकि एक व्यक्ति भारत के इतना खिलाफ कैसे हो सकता है। और विदेश जाते हैं, किसी को बताते नहीं है। चाइनीज एम्बेसी जाते हैं, एक जो नियम बना हुआ है सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के लिए है कि आप किसी दूसरे देश के राजदूत से या किसी दूसरे देश के प्रतिनिधि से अगर आप मिलेंगे तो आप आ करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में और होम मिनिस्ट्री में आप ब्रीफिंग देंगे कि भाई हम गए थे, हमारी यहाँ पे ये बातें हुई। जाहिर सी बात है सारी बातें कोई नहीं बताता, लेकिन एक प्रोटोकॉल बना हुआ, एक नियम है। राहुल जी जाते ही नहीं, कभी बताते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं बताते हैं। जिन्हें बताना होता होगा उन्हें बताते हैं। सरकार को नहीं बताएंगे। जिन्हें बताना होगा या बताना होता होगा उन्हें जरूर बताते हैं। पहले मैं सोचता था राहुल जी थोड़ा उन्हें समझ नहीं है और वो गलतियां करते रहते हैं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये जानबूझ के कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, जो बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत और भारतीय संस्कृति के साथ कहीं रचा जा रहा है। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, गंभीरता से, क्योंकि जो हरकतें हैं राहुल जी की वो एक नॉर्मल
इंसान की नहीं है, वो एबनॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो या तो वो एबनॉर्मल इंसान है या फिर वो किसी षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत ये कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। भारत की संसद का उद्घाटन होता है, विरोध करते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन होता है, उसका विरोध करते हैं। 370 को हटाया जाता है, उसका विरोध करते हैं। ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं। अभी कॉमन सिविल कोड आने की बात हो रही है, उसका विरोध करेंगे। और इलेक्टोरल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, हर चीज, इलेक्टोरल रिफॉर्म का विरोध करते हैं। और देश को गुमराह करते हैं। कहते हैं भाई 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन ने कब्जा ली, चीन घुस गया। अरे भाई, भारत के किसी भी कोने से लगाओ 2000 किलोमीटर में तो दिल्ली आ जाएगी। हाँ। चीन, ये नोएडा भी जगह है। आप बद्रीनाथ से आगे जो जगह है, उसका क्या नाम है, केदारनाथ, जो बॉर्डर है हमारा, अच्छा हाँ, भारत का, तो उत्तराखंड में जो है, वहां से अगर 2000 वर्ग किलोमीटर नापो, यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ से आप नापिएगा, कन्याकुमारी से आप नापिएगा, लद्दाख से 2000 किलोमीटर तो सेंटर आ जाएगा। 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन ने कब्जा कर ली। और ये पिछले 10 साल से, 5 साल से यही बोले जा रहे हैं। अच्छा, वो रहते भी किसी एक बात पे नहीं है। मतलब रफेल, फिर ऐसा गायब होगा कि गायब ही हो जाएगा। फिर आएगा कि ये चीन घुस गया। अब उसके बाद से अब चीन का नहीं सुना हमने। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जो न्यायाधीशों ने जो टिप्पणियां की हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को निशाना बनाती है उनकी पार्टी। सारे नेता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को टारगेट, इन्हें अगर कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं, इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये क्या, कितना बार कंटेम्प्ट करेंगे? नहीं, क्या माइंडसेट क्या है कि नहीं, मतलब नियम है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होम मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल अफेयर्स को बताना है, जाकर रिपोर्ट करना है, हम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बोल दिया तो हाँ बोल दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये जो सारी की सारी ये जो एटीट्यूड है, ये वही जागीरदाराना जो एक एटीट्यूड है कि भाई हम बादशाह है, ये मुल्क हमारे बाप की जागीर है, हम यहाँ जो करें, हम राजा हैं, बाकी सब प्रजा है। लेकिन मुल्क तो जागीर नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो जागीर है। नहीं, क्योंकि वो किसी भी संवैधानिक संस्था को भी तो वो कुछ नहीं समझते। कांग्रेस पार्टी तो जागीर है। मुल्क जागीर हो या ना हो, वो मुल्क को जागीर बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, ये विषय। और उनका जो स्वभाव है वो एकदम अराजकतावादी है, एनार्किस्ट। बिल्कुल। उनका चाल चलन देखिएगा, उनका व्यवहार देखिएगा, उनका आचरण देखिएगा। जब वो मंच पे आते हैं तो डोले वोले चढ़ाते रहते हैं, यूं करके चढ़ाते रहते हैं। और फिर डोले हैं भी मजबूत उनके। और जो उनका जो आचरण है वो नेता जैसा नहीं है। मतलब वो बिल्कुल ऐसे सोचते हैं जैसे कुश्ती लड़ जाए, पहलवानी जैसे, लठैत वाला उनका वो है। तो आप वो संसद को अखाड़ा बनाना चाहते हैं। वो तो अभी वो अक्सर हम देखता हूँ कि आजकल उन्होंने नई चीज शुरू की हुई है 2024 के चुनाव के बाद से, कि ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले, मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेज पे बोलते हैं वो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको डराओ, ये 2 मिनट में डर के भागते हैं। तो क्या आपने डरा के राजनीति, मतलब ठीक है वो डरते नहीं डरते वो बात की बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं को मुझे लगता है कि वो संसद से लेके सड़क तक और सड़क से लेके संसद तक एक एनार्की लाना चाहते हैं। अब ये वो खुद लाना चाहते हैं या किसी साजिश के तहत ये काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ये चाहते हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़े और वो क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब वो ये मान के चल रहे हैं कि ये उनके लिए आखिरी चांस है 2029। तो अब वो जो बिहार में बोलेंगे, फिर वो उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा 2027, उसके बाद 2029 आएगा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि 2029 जो है ये तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है, अब नहीं तो कभी नहीं। अभी उनकी हरकतों में उग्रता और अराजकता और देखने को मिलेगी। एट एनी कॉस्ट वो दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करना चाहते हैं, एट एनी कॉस्ट। अगर पाकिस्तान का कोई नेता ये कह दे कि हम साहब नरेंद्र मोदी की जगह हमें बना दो, तो वो ये भी स्वीकार कर लेंगे। वो मैंने पहले भी कहा कि वो
आरएसएस, भाजपा, हिंदू और हिंदुत्व, सनातन, भगवा, भारत माता, इन सब शब्दों से ही नफरत करने लगे और वो नफरत की आग में जल रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने समय दिया और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका स्नेह प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच। आभार आपका, साधुवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और भारत माता की जय।